हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 8th का साइंस का ये टॉपिक है। पार्ट 1 हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज की पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें सेल के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं उसके बारे में। तो आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने सिलेबस के बारे में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग सेल जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये है आपका सेल, जिसकी ये जो साइड में आपको बाउंड्री दिख रही है, ये येलो कलर का, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे जो सेल को क्या करता है, चारों तरफ से घेरा रहता है। ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब आप अगर इसके सेंटर में देखें तो ये आपको एक स्फेरिकल शेप में दिखाई दे रहा है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली सेल के जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं वो यही होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे आपको ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स है, गोल्जी बॉडी है, क्रोमैटिन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं। ये सब किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है, भले सेल से बनी होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स, ऐसा कहते हैं हम लोग कि बेसिक स्ट्रक्चर, अगर सेल की परिभाषा आप देखिए तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम किससे बने होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं हमारे ऑर्गन्स से। तो मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। टिश्यू किससे बना होता है, वो बना होता है ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो हमारा जो बेसिक यूनिट आया वो क्या आया, सेल। इसीलिए सेल को क्या कहते हैं कि सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाए, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बनी हुई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जिससे हम अपने सारे वर्क करते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग, ठीक है। तो ईच ऑर्गन, यहाँ पे देखिए, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। उसके बाद है each living organism has many organs. Each organ is further made up of smaller parts called tissue. अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, सिस्टम्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स। हर ऑर्गन एक स्मॉलर पार्ट से मिलके बना होता है, उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। टिश्यू भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, और जिससे हम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेस देखें तो वो क्या है, हमारा सेल है,
ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना दिया, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाया, ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे बन रहा है। तो जैसा कि आप ये चीज़ तो एनिमल्स और में देख रहे हैं, लेकिन ये प्लांट में भी होता है। प्लांट में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बना है, ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन सिस्टम एंड ये ऑर्गेनिज्म, प्लांट का ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो उसकी बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, वो होती है सेल। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे का चीज़ें देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेल। पार्ट्स ऑफ द सेल अभी मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग में ही कि जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के वो 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल का स्ट्रक्चर अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था, ये जो आउटर बाउंड्री है ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो पहले सेंटर में जो है स्फेरिकल शेप में वो है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में हमारे सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. The plasma membrane is porous and allow the movement of material both inwards and outwards. It also prevent movement of some other material. The cell membrane therefore called a selectively permeable membrane. इसका मतलब क्या है, जो हमारी सेल होती है, जैसे जो हमारी सेल है वो क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है। जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे अंदर के चीज़ों को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, ये बीच बीच में इसके क्या होते हैं ना, छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होंगे, बीच बीच में ये पोर्स होंगे। तो ये पोर्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए और कुछ सब्सटेंस को इन पोर्स से बाहर आने के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, सारे सब मटेरियल को अंदर बाहर नहीं जाने देते। ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने से अंदर या बाहर जाने देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। In addition to the membrane, there is an outer thick wall. देखिए ये है आपका प्लांट सेल। ठीक है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस मेन जो होता है वो होता है आपका जो सेल वॉल, जो मैंने बताया था कि आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर बाउंड्री होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। अब ये सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलती है। ठीक है। तो मेन हमारा डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही होता है कि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगी और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल इन प्लांट्स सराउंडिंग द सेल
प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब क्या है कि जो सेल वॉल प्लांट में होती है वो क्यों होती है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए, प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए। किस चीज़ से? टेम्परेचर से, वो जो तेज़ हवाएं चल रही, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सभी चीज़ों से क्या करती है? प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। क्या प्रोटेक्ट करता है? सेल वॉल जो होती है। इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस, इनके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है हमारा, यहाँ से देखेंगे, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म लाइक गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। ये है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, इसी में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे। तो ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस क्या होता है? अभी हम लोगों ने न्यूक्लियस देखा था सेल के स्ट्रक्चर में कि ये सेल मेम्ब्रेन है और सेंटर में हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का शेप जनरली कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है। और ये सेल में कहाँ पे लोकेटेड होता है? सेंटर में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है? सेंटर में लोकेटेड होता है। कहाँ है ये? सेंटर में है। और क्या शेप है इसका? स्फेरिकल शेप है। ठीक है, कैसा शेप है इसका? स्फेरिकल शेप है। Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. साइटोप्लाज्म, जैसा कि आप ये जान रहे हैं कि ये तो साइटोप्लाज्म है, और इससे सेपरेटेड किस तरीके से है? वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू है। ये जो अंदर का मटेरियल है इसका, और ये साइटोप्लाज्म है, ये इससे सेपरेटेड कैसे हैं? एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allow movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. अब ये क्या करता है? पोरस होता है, यानी आप यहाँ पे एक छिद्र देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बीच बीच में गैप है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोरस, यानी छिद्र युक्त। अब इसमें से ये मटेरियल्स को क्या कर रहा है? ये भी कुछ मटेरियल्स को अंदर जाने देगा, कुछ मटेरियल्स को अपने से बाहर आने देगा साइटोप्लाज्म में। तो ये भी क्या होता है? सेलेक्टिव होता है। सारे चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, ऑल द मटेरियल्स को अलाउ नहीं करता है मूवमेंट के लिए। कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही साइटोप्लाज्म में जाने देता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आने देता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिए तो ये है हमारा न्यूक्लियस, जो सेंटर में सेल के प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ ना थ्रेड यानी धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। अब इन्हीं क्रोमोसोम्स पे हमारे जीन्स लगे होते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं? जीन्स हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं ना, जैसे कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे कुछ आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं उनमें माता पिता के कुछ लक्षण होते हैं, यानी कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे उनके हेयर्स हैं वैसे ही बच्चे के भी हेयर्स हैं। तो इस तरह के जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होते हैं
पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में वो कौन करता है, जीन्स कैरी करते हैं। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, नेक्स्ट हमारा प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, द इंटायर कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग सेल। एक लिविंग सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को सेल का क्या कहते हैं, लिविंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। हिंदी में इसको जीव द्रव्य कहा जाता है। प्लास्टिड यानी लवक। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड को लवक कहते हैं। और ये आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल एक सब्सटेंस होता है, वो क्या है, वो प्लास्टिड होता है। देखिए, कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट्स एंड ऑलिव। पहली बात तो ये है कि जो प्लांट सेल हमारा होता है उसी में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल। ग्रीन प्लास्टिक जो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये इसी की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप लोग जानते हैं पहले से। सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म था उनके बीच में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था। और इन ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम और प्लास्टिड्स। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक में इतना ही दिया हुआ है। और आप अगर इन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास का, कंपैरिजन करना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर इस बात को समझें कि जो हमारा सेल था उसमें जो न्यूक्लियस थी उसके, हमने कहा था ना कि वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मटेरियल को अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये अगर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरीके का जो हमारा सेल होगा वो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है और तो हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे, और इस तरह की सेल्स को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसा सेल किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया और ब्रू ग्रीन एल्गी में इसी तरीके का सेल आपको देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इसमें जैसा सेल एक सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मतलब वेल ऑर्गेनाइज, द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब अगर हमारा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है, मतलब उसकी अगर आउटर बाउंड्री है, तो हाँ वो हम क्या कह रहे हैं कि वो कैसा सेल कहलाएगा, यूकैरियोटिक सेल।
ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारा, ये है यूकैरियोटिक सेल्स का, और इसमें वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ। वायरस क्या है? यूकैरियोटिक है। कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमको डिफरेंस देखना है। जैसा कि हम पढ़ते अपने जो भी पढ़ रहे थे उसी में हम दो डिफरेंस तो वहीं पे देख चुके हैं। पहला डिफरेंस क्या था कि ये जो हमारी सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसमें क्या डिफरेंस है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है? दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो ये हो गया सेल वॉल। सेल वॉल मैंने बताया था कि सिर्फ ये किस में होगा? प्लांट सेल में होगा। सेल वॉल सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। न्यूक्लियस दोनों में ही होता है, ठीक है, दोनों में ही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में ही है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही है। प्लास्टिड भी किस में होता है? सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। वैक्यूल्स एक में बड़े होते हैं, एक में छोटे होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में बिग वैक्यूल्स होता है, एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो ये था हमारा एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में डिफरेंस। सबसे पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है। न्यूक्लियस दोनों में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होती है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़ी होती है और एनिमल सेल में छोटी होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके क्लासेस के कुछ अलग चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे।